नमस्कार सभी को। तो फिजिक्स का जो हमारा पार्ट चल रहा है उसमें हम लोगों ने 2 यूनिट के लगभग कंप्लीट कर ली है। पहला पार्ट हम लोगों ने गति वगैरह से रिलेटेड पढ़ा था, उसमें सारी चीज़ें हो गई थी। तरंग का जो पार्ट था वो भी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारी ये क्लास होगी इसमें हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और मेरा ये मानना है कि जो बेसिक साइंस है उसमें सबसे अच्छा टॉपिक है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं। तो अगर मैं बात करूं तो रीट की बात करें तो रीट में ये टॉपिक है और इसी से रिलेटेड कुछ एक पार्ट हैं। तो मैं इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, अलग अलग जितने भी चीज़ें हैं। आप लोग जितना आप लोगों के हैं वहाँ तक देखते जाएं इसको। तो मैं पहले भी शायद इस चीज़ के बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि ये और तरंग का जो पार्ट है लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं डायरेक्ट। प्रकाश, लाइट क्या चीज़ है, कैसे इस चीज़ को बढ़ना है। दर्शय का जो पार्ट है, दर्शय वेव का, उसी से ये रिलेटेड है। लाइट देखो, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि प्रकाश जो है, जैसे अगर हम बात करें तो मान ले ये कोई बाल्टी है और इसमें पानी भर दिया है, ठीक है। और पानी भर के अगर इसको धूप में रख दिया जाता है तो पानी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म किस कारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो एक चीज़ यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा होता है, जिसके कारण पानी यहाँ गर्म होता है, ठीक है। तो कुछ लोग अब ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर सर्दी में रख दिया जाए तो पानी गर्म की जगह ठंडा भी हो सकता है, तो वहाँ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, उसमें भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा ना, उसमें ऊर्जा में कमी आ जाएगी। अगर धूप में रखा है, गर्मी में रखा है, तो वो क्या होगा, ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। वो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ दोनों से एक चीज़ जरूर क्लियर है कि यहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा होता है। तो अब अगर इस बेस पे अगर देखा जाए तो मैं प्रकाश को क्या बोल सकता हूँ, प्रकाश ये एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज को ये बोलना चाहता हूं कि प्रकाश और कुछ नहीं है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का पार्ट है, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो प्रकाश होता है, अब मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है, प्रकाश का काम क्या होगा भाई। जब भी आगे कोई चीज़ पूछी जाए, मान लो ये यूजफुल कब है, कौन सी ज़्यादा यूजफुल होगी, किस प्रकार होगी, तब हमें डायरेक्ट यही याद रखना है कि जिससे हम ज़्यादा एरिया कवर कर पाएँ या ज़्यादा एरिया देख पाएँ। प्रकाश देखने के काम आएगा, तो ज़्यादा एरिया अगर हम देख पाएँ तो वो हमारे लिए यूजफुल होगा, चाहे किसी भी प्रकार से वो चीज़ हो रही हो। तो जो ये प्रकाश होगा, ये जो ऊर्जा होगी, वो किस में काम आएगी, देखने में काम आएगी। तो देखने के लिए अगर काम आएगी तो मैं इसको ये बोल दूंगा कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, ये चीज यहां से आ जाएगी। दृष्टि संवेदना का मतलब क्या होगा कि हमारी जो आंख की रेटिना होती है उसको ये प्रभावित करती है। प्रकाश ये जो ऊर्जा होगी उसको प्रभावित करेगी। जैसे मान ले कि ये कोई व्यक्ति है, यहाँ ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या चाहता है, किसी वस्तु को देखना है। ये इसके सामने कोई वस्तु रखी है, इसको ये वस्तु कब दिखाई देगी, यहाँ से जो प्रकाश किरण होगी, इस व्यक्ति की रेटिना से प्रकाश किरण इस वस्तु पर जाएगी, इस वस्तु पर जाएगी और इस वस्तु से टकराने के बाद जो वापस रेटिना तक पहुंचेगी, तब क्या होगी, वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, पहले ही हमारी आंख से प्रकाश की किरण उस वस्तु तक पहुंचेगी, उससे टकराकर प्रकाश किरण हमारे वापस रेटिना तक पहुंचती है। तो ये जो प्रोसीजर होता है उसके बाद हमें वस्तु दिखाई देती है। तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे अंदर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, प्रकाश क्या है क्या नहीं। और अगर मैं सिंपल बोलना चाहूँ इन दोनों चीज़ों को तो सिर्फ इतना सा बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की दृश्य ऊर्जा है, बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। ऊर्जा लगा दी, मतलब ऊर्जा है, दृश्य का मतलब जो हमारे देखने के काम आती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में काम आती है या हमारी दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ये इसकी परिभाषा के रूप में हो जाएंगे।
ठीक है। जैसे भाई अगर हम लोग बातचीत करें तो ऊर्जा का यहाँ ऊर्जा से रिलेटेड हो रहा है, धारा जो होगी वो उच्च विभव से निम्न विभव, इस प्रकार ये सारी चीज़ें इसमें कन्वर्ट हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी प्रकृति के बारे में आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो परिभाषा है, ये बहुत कम चांसेस है, परिभाषा वैसे भी नहीं पूछी जानी है। देखो अगर प्रकृति के बारे में हम लोग बात करें, पहला पॉइंट ये, चाहे आप प्रॉपर्टीज लेके चल जाएं, चाहे गुण लेके चल जाएं, किसी भी प्रकार से लेके चलें, ठीक है। प्रॉपर्टीज में लेके चल रहा हूं, तो पहला जो है वो मैं लिख रहा हूं, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, यहां से इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। भाई ये जो चैप्टर है वो काफ़ी थोड़ा लंबा है, लेंथी है भैया, इसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लेके चलना है। ऐसा नहीं अगर आप लोग इस चीज़ को मिस आउट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, लॉजिक के आधार पर सारी चीज़ें सरल होंगी। पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया प्रकाश है क्या, अब मैं प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसके गुण हैं, कैसे कैसे काम आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें लगभग मेरे अकॉर्डिंग 10 पॉइंट के आसपास जाएंगे। वो धीरे धीरे एक एक स्टेप में हम समझते जाएंगे। और ये जो चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें टाइम लगेगा। मैं अभी बिल्ड करूँगा, 2 या 3 जो क्लासें होंगी मैं उन चीज़ों को बिल्ड करूँगा कि हमें कैसे चैप्टर पर बढ़ना है। 2 दिन आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को देखते जाएँ, समझते जाएँ मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं कौन सी चीज़ें क्या है, कौन सी क्या नहीं। तो मुझे 1 या 2 क्लासें जो है वो आपको बिल्ड करने में लगेंगी कि किस प्रकार इस चैप्टर में हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ प्रकाश क्या है, अब प्रकाश के गुणों के बारे में बात होगी, लगभग 2 क्लासें इसमें लगेंगी। जैसे ही हम प्रकाश के गुणों के बारे में बातचीत कर लें तब हम धीरे धीरे आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। फिर हम जैसे परावर्तन पर जाएंगे तो परावर्तन के साथ हम समतल दर्पण पढ़ेंगे, फिर अपवर्तन पे जाएंगे तो अपवर्तन के साथ हम लेंस पढ़ेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ये नहीं कि ऐसे है वैसे है, इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं। तो पहले कम से कम 2 क्लास में बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को बिल्ड करना है कि हमें उस लेवल तक लेके तो आए तब आप लोग उस चीज़ को समझ पाओ कि क्वेश्चन क्या पूछेगा जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखें इस चीज़ में। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। और मैं आप लोगों की सबसे अच्छी चीज़ ये कर दूंगा कि जितनी भी प्रॉपर्टी मैं यहाँ करवा रहा हूँ उन चीज़ों को पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, चाहे हमें 1 या 2 दिन या 1 या 2 क्लास में एक्स्ट्रा लग जाए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको अच्छे से समझने आनी चाहिए। बस अल्टीमेट यही है जाके चीज़। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। देखो नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि एक सीधी रेखा में गति करेगा, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये कोई गत्ता है और मैं इस प्रकार की 3 लेयर यूज कर लेता हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। आपको इस चीज़ को 3D में समझने की कोशिश करें। जैसे मान लेते हैं ये है एक कोई भी, आपको शायद दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा नज़दीक आने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये इस प्रकार एक लेयर है, ठीक है, और इसके आगे ये इस प्रकार लेयर है। मतलब ये एक दूसरे के ऐसे पीछे हैं, ना कि जैसे बोर्ड पे बने हुए। आगे मान जैसे ये पेज मान ले, चलो ये पेज है तो ये इस प्रकार है, ये लेयर पहली हो गई, दूसरी लेयर होगी, आगे होगी, फिर ये आगे आ जाएगी, फिर ये लेयर आगे चली जाएगी। इस प्रकार इसमें लेयर हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर बनेगी, ये जैसे बोर्ड पे तो 3D में बना नहीं सकता, ये इस प्रकार लेयर है, फिर ये आगे, फिर ये वाली आगे, इस प्रकार लेयर। यहाँ इनके अंदर एक छिद्र कर दिया जाता है एक लाइन में, बिल्कुल जहाँ जिस प्रकार एकदम डिटो। यहाँ इसके सामने ये कोई मोमबत्ती जला दी जाती है, कोई लैंप जला दिया जाता है, कुछ भी मान लेते हैं जिससे हम प्रकाश को प्राप्त कर सकें, प्रकाश की किरण हमें प्राप्त हो सके। तो ये जो प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल लास्ट वाले छिद्र से अगर हम देखेंगे तब भी जितना बड़ा छिद्र होगा उतना लाइट हमें दिखाई देगा। अगर मान लो ये प्रकाश सरल रेखा में गति कर रहा है तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर सरल रेखा में गति नहीं कर रहा होता, मान लेते कि ये तरंग में गति कर रहा होता तो इस छिद्र को तो ऐसे पार कर जाता, लेकिन मान लेते हैं तरंग यहाँ आ रही है तो अब इस छिद्र से आगे क्रॉस नहीं होता।
तो अगर प्रकाश सरल रेखा में गति नहीं कर रहा होता तो इस प्रकार ये चीज़ आगे क्रॉस नहीं होती। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हम ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं कि प्रकाश जो है वो क्या कर रहा होता है, एक सरल रेखा में गति कर रहा होता है। ये पहला पॉइंट हमारा है, इनसे रिलेटेड क्या करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, पॉइंट है ये। तो चलो नेक्स्ट इसके बारे में बात करें। एक भैया आप रेगुलर चल रहे होंगे इसके साथ, अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, जब भी आपको मिलता है, टाइम मिलता है, तो इन चीज़ों को रेगुलर देखें। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, मेरे अकॉर्डिंग ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है प्रकृति का, द्वैत प्रकृति। इतना सा सब बता के छोड़ देते हैं कि प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, तरंग और कण प्रकृति का होता है, लेकिन इससे आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं, आजकल इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है या नहीं होता है। अब देखो, मैं बहुत डिटेल से इसको समझाऊंगा, जितना लो लेवल से मैं इसको उठा सकता हूँ उतने से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का मीनिंग बताता हूँ कि द्वैत प्रकृति का अर्थ क्या है। तो द्वैत प्रकृति का जो अर्थ है वो ये है कि प्रकाश जो होता है वो कण और तरंग दोनों प्रकृति का होता है। इसका मतलब ये है, प्रकाश जो है उसमें कण प्रकृति भी पाई जाती है और तरंग प्रकृति भी पाई जाती है, दोनों प्रकृतियां पाई जाती हैं। देखो बिल्कुल मैं स्टार्ट से इसको लेके चल रहा हूं। सबसे पहले द्वैत प्रकृति के बारे में डेकार्टे ने बताया था, लेकिन डेकार्टे एक फिलोसफर था तो उस चीज़ को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। वो एक वैज्ञानिक नहीं था, फिलोसफर था, तो उसने बोल दिया था बस, लेकिन उस चीज़ को नहीं लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो है न्यूटन, भाई डेकार्टे ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इसमें, ये बता दिया था कि प्रकाश कण जैसा होता है, लेकिन उसको हम बहुत कम जगह इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। न्यूटन का ही पहला नाम आता है इसमें। न्यूटन ने दिया था कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत, चलो मैं थोड़ा सा इसको साइड में लेके चल रहा हूं ताकि पूरा ये द्वैत प्रकृति का पार्ट है वो हमारा एक साथ आ जाए। देखें, कणिका सिद्धांत ये दिया था न्यूटन ने। ठीक है, ये न्यूटन ने दिया था कणिका सिद्धांत जो है। अब देखो, न्यूटन ने ये बता दिया कि जो प्रकाश होता है वो कणिका सिद्धांत का मतलब कणों के फॉर्म में पाया जाता है। अब अगर हम देखें, अब इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ज़्यादा चीज़ें हमें ध्यान रख रही है। इतनी चीज़ तो बता दी, और आप लोग जैसे जैसे शायद फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो न्यूटन का नाम बहुत बड़ा है, लगभग हर चैप्टर में आएगा। न्यूटन ने सबसे पहले ये बोल दिया था कि ये कण प्रकृति का होता है, तो किसी ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि होता है नहीं होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती चली जाएंगी। अब ये ध्यान रखना, कणिका सिद्धांत जो न्यूटन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन है, इनकी सफल व्याख्या कर दी। ठीक है, मतलब न्यूटन ने जो अपना कणिका सिद्धांत दिया वो इन दोनों एक्सपेरिमेंट के आधार पर दे दिया, अपवर्तन और परावर्तन के आधार पर। भाई अब किसी को अगर नहीं पता है अपवर्तन परावर्तन तो थोड़ा धैर्य रखें, सारी चीजें आएंगी। तो अपवर्तन और परावर्तन इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या बता दिया कि वो कणिका सिद्धांत का होता है। लेकिन भाई साइंस है, आप लोग मानते हो इसमें एक्सपेरिमेंट होता है, अगर कहीं चलता है तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया तो इन दोनों को तो सफल व्याख्या की जा सकी, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकीर्णन, इनकी व्याख्या करने में न्यूटन असफल रहा था। ठीक है, अब यहां तक देखो कि कणिका सिद्धांत जो दिया है उसके दो में क्या बताया न्यूटन ने ये बता दिया कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है।
तो न्यूटन ने बताया ये अपवर्तन और परावर्तन इन दोनों की सफल व्याख्या न्यूटन इनके माध्यम से कर सका, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और परिकीर्णन इन सब की न्यूटन व्याख्या नहीं कर पाया अपने जीवन के दौरान। तो अब कुछ सफलता हो गई है उसकी और कुछ असफलता हो गई, इसमें आगे जरूर बढ़ना था। तो इसके बाद जो प्रयोग आया, इसके बाद जो सिद्धांत आया वो दूसरा आया था तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत, और तरंग सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? हाइगेन ने दिया था। तरंग सिद्धांत के बारे में किसने बताया? हाइगेन ने बताया। और तरंग का अभी हम लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं। तरंग में क्या होता है? तरंग में हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो जब माध्यम की आवश्यकता पड़ती है तो ये पूछा गया कि इसमें माध्यम कौन सा होता है भाई तरंग में? तरंग है अगर तो तरंग में जब माध्यम की आवश्यकता होती है तो हाइगेन ने एक काल्पनिक माध्यम मानना था इसमें, ठीक है। हाइगेन ने ये बता दिया कि पूरा जो हमारा वायुमंडल वगैरह ये है, इसमें एक काल्पनिक माध्यम जो पाया जाता है वो उसने बताया था ईथर। ये ध्यान रखना कि हाइगेन ने किसको काल्पनिक माध्यम बताया था, तो वो हमें याद रखना है कि न्यूटन ने जो काल्पनिक माध्यम बताया था वो क्या बताया था? ईथर बताया था। अब वही चीज़ हमें देखनी है, कौन से एक्सपेरिमेंट की वो सफलतापूर्वक व्याख्या कर सका, कौन से की नहीं कर सका। तो ये जो असफलताएं थी, व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकीर्णन, मैं वहाँ नहीं लिख रहा हूँ वापस, ये जो इनकी असफलता थी उस असफलता को तरंग सिद्धांत से समझाया जा सका। तो तरंग सिद्धांत से व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकीर्णन ये तीनों वहाँ लिख लेंगे, इन सब की व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा हो सकी। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव सब जानते होंगे, इस पे नहीं भी बात है तो हम बातचीत करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके अलावा कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है। एक बार इनके नाम याद कर लें, अगर नहीं है तो ये अपने आप में एक टॉपिक है, एक चैप्टर जैसे है। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे। कॉम्पटन प्रभाव, और कॉम्पटन प्रभाव के अलावा रमन प्रभाव। रमन प्रभाव प्रकाश के बारे में भारतीय वैज्ञानिक जो सीवी रमन थे उन्होंने खोज की थी, और उस खोज के लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो वो रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ध्रुवण के बारे में जो चर्चा की थी इसमें, तो देखो अब हमें देख रखना है कि तरंग सिद्धांत से किसकी सफलतापूर्वक व्याख्या हो सकी। तो न्यूटन की जो असफलता थी, व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकीर्णन, इनकी तो सफल व्याख्या किसने कर दी? हाइगेन ने कर दी। लेकिन हाइगेन ने एक काल्पनिक माध्यम जो ईथर बताया था वो उसके कोई प्रूफ नहीं। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव की जो खोज हुई थी वो तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकी। तो ये दो रूप में सिद्धांत आते हैं। तो यहाँ तक दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। न्यूटन ने क्या बता दिया था कि प्रकाश एक कण प्रकृति के रूप में पाया जाता है, और ये सारी चीज़ें हैं जो न्यूटन बता चुका था। और तरंग सिद्धांत उसके बाद हाइगेन ने इस चीज़ की व्याख्या की थी, और हाइगेन ने ये बता दिया कि प्रकाश जो होता है वो तरंग फॉर्म में पाया जाता है, ना कि कण में। तो हाइगेन ने काल्पनिक माध्यम ईथर माना था, इन तीनों की व्याख्या हाइगेन नहीं कर सका, ठीक है। अब देखो मैंने जो टॉपिक लिखा है इसमें वो लिखा है द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश जो है वो दोनों प्रकृति का पाया जाता है, कण प्रकृति का भी और तरंग प्रकृति का भी। लेकिन यहाँ तो दोनों चीजें एक साथ मिक्स नहीं हुई है। न्यूटन ने उसको कण बता दिया था, हाइगेन ने उसको तरंग बता दिया था। तो हम इस चीज पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने इतना कुछ लिख लिया होगा। इसके बाद जो है मैक्सवेल। इसके बाद जो वैज्ञानिक आए वो मैक्सवेल आए, और मैक्सवेल ने आके ये बता दिया कि जो प्रकाश है वो प्रकाश ई एम और डब्ल्यू, ई एम डब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है। मैक्सवेल ने इनको क्या बता दिया कि मैक्सवेल ने ये बता के छोड़ दिया कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पाया जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नए वैज्ञानिक थे वो थे मैक्स प्लांक। ये सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो मैक्स प्लांक जो है वो क्वांटम सिद्धांत
आप लोगों को याद भी होगा, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक का है। क्वांटम सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो प्रकाश होता है वो एक ऊर्जा का तो फॉर्म है, और वो जो ऊर्जा होती है वो इस प्रकार पैकेट में पाई जाती है, और प्रत्येक पैकेट की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। और इस एक पैकेट को क्वांटम नाम दिया था मैक्स प्लांक ने, इसलिए प्लांक का कौन सा सिद्धांत माना जाता है? क्वांटम सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर सेम चीजें बताई थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या काम किया? आइंस्टीन ने ये कर दिया, सेम तो यही बताई है कि प्रकाश है वो एक इस प्रकार पैकेट के रूप में पाया जाता है, लेकिन आइंस्टीन ने इन पैकेटों को क्या नाम दे दिया था? फोटोन नाम दे दिया था। ठीक है, मैक्स प्लांक ने इनको क्वांटम बोला था, जबकि आइंस्टीन ने इनको क्या बोल दिया था कि ये फोटोन के रूप में पाए जाते हैं, तो इनको नाम फोटोन दे दिया, इसलिए फोटोन सिद्धांत भी इस चीज़ को बोला जाता है। और उन्होंने जो बताया था, ये जो एक पैकेट है, तो आइंस्टीन ने इनको क्या बोला था? एक फोटोन बोला था। तो एक फोटोन जो है, एक जो पैकेट है, इसकी ऊर्जा उन्होंने बताई थी। इसकी ऊर्जा उन्होंने बता दी थी कि इसकी ऊर्जा जो होती है E बराबर h न्यू होता है। देख, ठीक है, मैं अभी तक आवर्ती को लिख रहा था, E ऊर्जा होगी, h प्लांक नियतांक होगा, ये न्यू आवर्ती होगी। आवर्ती को मैं अभी तक n से लिख रहा था, लेकिन ये ओरिजिनल जो है उनका, उस फॉर्मूले में ये न्यू ही लिखा मिलता है। ज़्यादातर फेमस आपको यही मिलेगा। आप चाहो तो E बराबर NH भी याद रख सकते हो, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये एक पैकेट फोटोन की ऊर्जा है। इसमें धीरे धीरे ये जुड़ेंगे आगे, तो ये जो सारे पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है, तो जितने संख्या में होंगे उसको n से गुणा कर दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ उसको। तो ये जो है H, ये है नियतांक, ठीक है, और ये न्यू है, ये है आवर्ती। ये दोनों चीजें हैं, दोनों इसमें हो जाएंगे। अब देखो, यहां तक बात आ गई ऊर्जा वगैरह के बाद, लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ एक एक्सपेरिमेंट जैसे जो बताए थे कण सिद्धांत में, वो कण प्रकृति के द्वारा ही व्याख्या की जा सकी, कुछ ऐसे जो उनको तरंग के द्वारा ही व्याख्या की जा सकी, दोनों के द्वारा इनकी व्याख्या नहीं हो सकी। तो लास्ट में आके ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति के रूप में पाया जाता है। द्वैत प्रकृति का मतलब जब आवश्यकता होगी तो वो कौन सा फॉर्म यूज हो जाएगा उसका? कण। अगर तरंग की आवश्यकता हुई तो वो तरंग फॉर्म में यूज हो जाएगा। दोनों प्रकृतियां होती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक साथ दोनों प्रकृतियां रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। जैसे मैं मान लूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोई धातु की सतह है और इस धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक कण के रूप में होता है। तो क्या बता दिया था कि कण कण को रिप्लेस करेगा, तो प्रकाश जो होता है वो कण प्रकृति का होता है। तो इसकी व्याख्या किसी भी तरीके से तरंग के द्वारा नहीं की जा सके। ठीक है, हायर लेवल पर जब इस चीज़ को पढ़ोगे तो दोनों चीज़ें दिखाई जाएंगी कि छोटे कण के लिए क्या होता है, बड़े कण के लिए क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें, लेकिन उनमें हमें नहीं जाना है अभी। तो इस प्रकार क्या होता है, कण प्रकृति होता है। तो यहाँ कण प्रकृति ही यूज होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ तरंग प्रकृति भी एक साथ रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव जब भी हम देखें तब उसकी कौन सी चीज़ें लेके चल जाएंगे, कण प्रकृति। जहां हमें तरंग फॉर्म यूज करनी है वहां तरंग, लेकिन ऐसा नहीं कि इस एक्सपेरिमेंट में तरंग और कण दोनों एक साथ यूज होंगे। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किस प्रकार है, किस प्रकार नहीं है, वो सारी चीजें आपको लाइन टू लाइन मैंने बताई है, डिटेल वाइज बताई है। सबसे पहले क्या आया, क्रम से बताई है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, वो सारे नाम आपको याद रखने हैं। सिर्फ 2 ही हम लोग प्रकृति प्रॉपर्टीज के बारे में आज बात कर सके हैं। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उन चीज़ में हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस चीज़ को। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को सामने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मेरी ये कोशिश रहेगी बाहर कोई भी पॉइंट ना रहे, पूरे के पूरे पॉइंट में लेके चलूँगा। तो चलिए, आप लोग इसी प्रकार साथ रहिए। धन्यवाद आप सभी।